नमस्कार बच्चों। जैसा कि मध्य प्रदेश आरक्षक 2025 की भर्ती के लिए फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और अब आप लोगों के बीच में बहुत असमंजस का विषय होगा कि तैयारी कैसे की जाए। दिन सिर्फ 40-42 दिन ही बचे हमारे पास तैयारी करने के लिए। तो उसके लिए हम एक प्रॉपर प्लानिंग लेके आए हैं दोनों प्रकार के बच्चों के लिए, जिन्होंने अभी तैयारी शुरू करना किया है कि अभी से जिन्होंने तैयारी शुरू करी है कि वो तैयारी कैसे करेंगे, और वो बच्चे जिन्होंने पहले से तैयारी कर ली है और अब वो इन 40-42 दिनों में कैसे तैयारी करें। तो आइए बिना देरी करे हुए इस बात पे चलते हैं कि कैसे परीक्षा की तैयारी की जाए इन बचे हुए दिनों में। तो ये 40 दिन का एक मास्टर प्लान है मध्य प्रदेश आरक्षक के लिए। उसके लिए अपन बात करते हैं कि कैसे कैसे प्लानिंग करनी है बच्चे अपन को। तो देखिए, इस 40 दिन की प्लानिंग में हम किस किस पॉइंट पे बात करने वाले हैं। पहला हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर आपके पास में कि तैयारी कैसे करनी है, ठीक है ना। जिसने अभी तैयारी शुरू करी है वो कैसे तैयार करे, जिन्होंने अभी कोई कोर्स लिया है, किसी में एडमिशन लिया है, जिन बच्चों ने अभी तैयारी करी है, जो टारगेट बैच कर रहे हैं वो कैसे तैयारी करें उस पर बात करेंगे। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिन बच्चों ने पहले से तैयारी कर रखी है और अब उन्हें रिवीजन करना है, क्या करना है उस बारे में बात करेंगे। साथ ही फिर फिजिकल का क्या महत्व है और इसको कब कब आपको शुरू करना है, कैसे काम करना है इस पे। तो चलिए अपन आगे बात करते हैं इस विषय के बारे में। तो पहले अपन देख लेते हैं यहाँ पर बच्चे कि हमारे पास में किस तरह अपन को तैयारी करनी है यहाँ पर। तो पहले अपन बात करेंगे कि उन विद्यार्थियों के लिए कि कैसे तैयारी करें। कौन से बच्चे बेटा जिनके पास में अपने सब्जेक्ट्स की जानकारी नहीं है अभी, तो उसके बारे में थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं कि देखें आपका जो पेपर आता है बेटा, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने सवाल पूछे जाते हैं? 100 सवाल पूछे जाते हैं आपके। तो आपके जो 100 सवाल पूछे जाते हैं, आपका जो एडवर्टीजमेंट डलता है, जो आपके बारे में बताया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा, वो ये बताया जाता है कि इसमें सामान्य ज्ञान इतने अंक का पूछा जाएगा, बौद्धिक क्षमता इतने की, और विज्ञान और सरल अंक गणित इतने का। लेकिन विगत वर्षों में हुए पेपरों में एक पैटर्न नोटिस किया गया है कि जो कांस्टेबल का पेपर होता है उसमें 60 से 65 सवाल, 100 में से बच्चे 60 से 65 सवाल कहां से पूछे जाते हैं? मैथ्स और रीजनिंग से पूछे जाते हैं। कहां से पूछे जाते हैं? मैथ्स और रीजनिंग से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये पिछले वर्षों में जितनी बार कांस्टेबल का पेपर हुआ है वहां से जो पैटर्न निकल के आया उसके आधार पर अपन बातचीत कर रहे हैं। तो जिसमें गणित के बच्चे 30 से 33 क्वेश्चन रहते हैं, रीजनिंग के आपके 32 से 35 क्वेश्चन रहते हैं, और जीके जीएस एमपी जीके वाले पार्ट से 35 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप देखें तो मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज आपका कैसा है? ज्यादा है, ठीक है। तो आपको किस पे वेटेज करना होगा? मैथ्स और रीजनिंग पे वेटेज करना होगा। अब अपन आगे इस बारे में बात कर लेते हैं कि अब वो बच्चे कैसे तैयारी शुरू करें जिन्होंने अभी तैयारी करना शुरू किया है या जिन्होंने कोई टारगेट बैच लिया है। अब उनको इतने कम समय में समझ नहीं आएगा कि कैसे तैयारी की जाए, तो उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं कि तैयारी कैसी करनी है। तो जिन बच्चों ने अभी पढ़ाई करना शुरू करा है वो सबसे पहले किस पे ध्यान देंगे? मैथ्स और रीजनिंग पर आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। किस वाले पार्ट पे फोकस करना है बच्चे? आपको मैथ्स और रीजनिंग वाले पार्ट पे। तो आपको मैथ्स और रीजनिंग ज्यादा पढ़ना है। जीएस में सारी चीजें आप कवर नहीं कर पाओगे क्योंकि दिन बहुत कम बच्चे हैं। तो उसके हिसाब से किसको टारगेट करोगे आप? मैथ्स और रीजनिंग को टारगेट करोगे। कैसे करना है बेटा? आपको पुराने क्वेश्चन पेपर के आधार पर, ठीक है ना, पुराने वर्ष के क्वेश्चन पेपर के आधार पर, ठीक है ना। जो आपके पहले के जमाने पर, मतलब पहले के टाइम पे पूछे जा चुके हैं सवाल, जो पहले प्रीवियस ईयर पेपर जो हुए हैं उनमें आप देखिए कि कहां से सवाल पूछे जा रहे हैं, उसके आधार पे आपको क्या करना है? सब्जेक्ट को अपने प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। तो उससे आप क्या करेंगे? अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे। आपको जीएस वाले पार्ट में क्या काम करना है? जीएस वाले पार्ट में आप कैसे करेंगे कि जीएस वाले पार्ट में अब आप अगर सब पढ़ने जाएंगे, आप ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, पॉलिटी भी पढ़ेंगे, तो 40-42 दिनों में इतना हो पाना संभव है नहीं, इसको आप डिटेल में पढ़ पाए। तो अपन को कम समय में अगर ज्यादा नंबर निकालने हैं तो उसके लिए क्या काम करना है आपको कि आपको एमपी जीके, मध्य प्रदेश में जो जीके है अपना, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, इन पर ज्यादा ध्यान देना है। मतलब अगर आप जीएस में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो इन 3 सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट क्यों लगाना है? देखिए आप क्या कर सकते हैं कि यार अल्टरनेट डे पे एक मॉक टेस्ट लगाए। जिन बच्चों ने अभी तैयारी शुरू करी है, आप एक दिन छोड़कर एक दिन अल्टरनेट डे पे, ठीक है ना, ठीक है, अल्टरनेट डे पे एक दिन छोड़ के एक दिन आप क्या कर सकते हैं? मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा? मॉक टेस्ट लगाने से ये फायदा होगा कि जैसे जैसे आप पढ़ाई करते जाएंगे और मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको ये अंदाजा बैठता जाएगा कि अच्छा परसेंटेज वाले पार्ट से इस भाग से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, या टाइम एंड वर्क से इस वाले भाग से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। अब तो आप टाइम एंड वर्क पूरा ना पढ़ के उस पर्टिकुलर एरिया को ही पढ़िए उस सब्जेक्ट की, ताकि आपकी पॉसिबिलिटी ज्यादा बने एग्जाम में सवालों को करने की। अगर आप एवरेज वाला टॉपिक पढ़ेंगे, औसत वाला, तो आपको समझ में आएगा जब मॉक टेस्ट लगाओगे कि भाई कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूरा टॉपिक ना पढ़ के उस पर्टिकुलर एरिया को पढ़ के आपको जाने की जरूरत है, क्योंकि सारा कर पाना संभव नहीं है इतने कम समय में, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से आप काम करें। तो वो आपको कैसे पता पड़ेगा कहां से क्या पूछा जाता है? वो मॉक टेस्ट की मदद से पड़ेगा। तो अल्टरनेट डे पे आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तैयारी करना शुरू करी है वो काम कैसे करेंगे बेटा? उनको क्या क्या करना है? पहली चीज, मैथ्स और रीजनिंग पे फोकस बना के रखना है। ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ोगे? मैथ्स और रीजनिंग पढ़ोगे। आपको पुराने वर्ष के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से तैयारी करनी है। उसमें देखिए कहां से क्या पूछा जा रहा है, कितना पूछा जा रहा है,
उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट तैयार करोगे। जीएस में सारा कुछ ना पढ़ के एमपी के, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके पर आप ध्यान दोगे, और मॉक टेस्ट आपको ज्यादा से ज्यादा लगाना है, तो हमने बता दिया कैसे लगाना है आपको, अल्टरनेट डे पे। तो 40-42 दिन में इतना कर पाना ही संभव है, इससे ज्यादा आप करने जाएंगे तो आप तैयार नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं उन बच्चों के लिए, ये तो हो गई जिन्होंने अभी तैयारी करी थी। अब वो बच्चे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एग्जाम बहुत मायने रखेगा, ठीक है ना। उनके लिए चैलेंज बड़ा होगा क्योंकि उनकी तैयारी पूरी हो रखी है, और अब बहुत से बच्चे असमंजस में होंगे कि हम अपनी तैयारी को आगे कैसे बढ़ाएं। तो आपके लिए जो सबसे पहले काम आपको ये करना है बेटा, कि आपको किस पे ध्यान देना है, रिवीजन पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है, रिवीजन पे। आप जितना कर सकते हैं उतना क्या करें, सब्जेक्ट का रिवीजन करें। अब रिवीजन कैसे करें, ये भी एक बड़ी समस्या वाली बात होती है। तो देखो, रिवीजन किसका करना है, आप जो रिवीजन करें बेटा उसमें ध्यान रखें कि रिवीजन किस तरह करोगे आप, कि आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सिर्फ उनको ही लगाना है रिवीजन में। ध्यान रखें ये बात, आपको सिर्फ क्या लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिवाइज करने हैं, क्योंकि आपको बेसिक क्वेश्चंस पे ज्यादा काम नहीं करना है। बेसिक्स क्वेश्चंस पे ज्यादा काम नहीं करोगे, क्योंकि बेसिक सवाल तो आपको पहले से ही आते हैं। अब आप वापस से बेसिक क्वेश्चन का रिवीजन करने जाओगे तो क्या खर्च करोगे, अपना टाइम खर्च करोगे। तो आपको क्या करना है, पीवाईक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे ज्यादा ध्यान देना है, और पीवाईक्यू क्वेश्चंस में आपको एवरेज प्लस क्वेश्चन सॉल्व करें तो ज्यादा आपके लिए सार्थक साबित होगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा था कि कांस्टेबल टफ क्वेश्चंस की सीरीज भी आ गई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बेसिक क्वेश्चन हो, जैसे आप लगा रहे हो, मान लो टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन है कि ए काम 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में, बताओ दोनों कितने दिन में करेंगे। तो ऐसा सवाल करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये तो आपसे बन ही जाएगा। आपको कहां पर कमांड करनी है, जहां पर आपका पेन रुकेगा, कि आपको जहां पर वो कुछ डेटा ऐसा दे दे जहां पे आपको लगे अरे यार क्या दिया, रुक के मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, तो उन सवालों को हल करें। छोटे छोटे सवालों में टाइम खराब ना करें, क्योंकि बच्चों की ये आदत होती है बेटा कि गणित या रीजनिंग में अगर उनसे सवाल बनने लगते हैं तो बेसिक सवाल को भी बार बार करते हैं। बेसिक सवालों को बार बार नहीं करना है, ध्यान रखें। तो आप जब रिवीजन करेंगे तो दो चीजों का ध्यान रखेंगे कि रिवीजन में क्या क्या करना है। पहली बात तो पीवाईक्यू लगाने हैं, और पीवाईक्यू में भी कौन से पीवाईक्यू लगाने हैं, जो थोड़ा आपके एवरेज और एवरेज प्लस है, ठीक है ना। एवरेज और एवरेज प्लस क्वेश्चन है, मतलब जो थोड़े से आपको करने में थोड़ा सा आपको कलम एक्स्ट्रा चलानी पड़े जिनको करने में, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, कम समय में आप ज्यादा रिवीजन कर पाओगे और बार बार रिवीजन कर पाओगे। मान लो अगर आप प्रतिशत टॉपिक में 200 सवाल है, और अगर आप 200 सवाल पूरे लगाने जाओगे तो बहुत समय खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस विधि से लगाओगे 200 सवाल, तो आपको परसेंटेज लगाने में सिर्फ और सिर्फ कम से कम 60 से 70 सवाल ही हल करने होंगे, और इन 60 से 70 सवाल से ही पेपर आता है, बाकी से पेपर आता भी नहीं है बेटा। बात समझ में आ रही है। तो अगर इससे फायदा क्या होगा कि जहां मैं 200 क्वेश्चन लगा के रिवाइज कर रहा था, वहां मैं 60-70 क्वेश्चन में रिवाइज कर लूंगा, और मैं 60-70 के हिसाब से कम 1 से 2 बार इसका रिवीजन कर लूंगा बेहतर तरीके से, और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आपका, क्योंकि आपने एवरेज और उससे ऊपर वाले क्वेश्चन लगाए हैं, तो बेसिक क्वेश्चन तो अपने आप बन जाएंगे। तो बेसिक क्वेश्चंस में ज्यादा समय खर्च ना करें रिवीजन करते समय, ठीक है ना। दूसरा, मॉक टेस्ट लगाएं। तो भैया जिनकी तैयारी पहले से हो चुकी है, तो आपको डेली 1 से 2 मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत है, आपके समय अनुसार, ठीक है ना। आपको जितना समय मिलता है उतना करने की जरूरत है। और मॉक टेस्ट लगाने का मतलब ये नहीं होता कि आपने मॉक टेस्ट लगाया और जितने नंबर आए देखा और आगे बढ़ गए। मॉक टेस्ट लगाने का मतलब ये नहीं है। मॉक टेस्ट लगाने में उसके बाद एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। भले ही आप एक मॉक टेस्ट लगाइए, लेकिन उसके बाद उसका व्यवस्थित तरीके से क्या कीजिए, एनालिसिस करिए। उससे आपको ये पता पड़ेगा कि भाई अगर मेरा मैथ्स में टॉपिक कमजोर है तो कौन सा टॉपिक कमजोर है, रीजनिंग में कौन सा टॉपिक कमजोर है, जीएस में मैं कहां लैग कर रहा हूं, जाके उसी पार्ट पे अपन को क्या करना है, काम करना है। तो मॉक टेस्ट आपके लिए, रिवीजन और मॉक टेस्ट आपके लिए गेम चेंजर की तरह साबित होगा बेटा। तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, लेकिन उसका क्या करना है, प्रॉपर एनालिसिस भी करना है। ऐसा नहीं मॉक टेस्ट लगा के छोड़ दिया और पढ़ाई करने बैठ गए, नहीं। मॉक टेस्ट लगाना है, फिर उसका एनालिसिस करना है, फिर बाकी पढ़ाई करनी है अपनी। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। जो टॉपिक कमजोर है उस पर ध्यान दें। जो बात हम कह रहे थे कि मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको पता पड़ेगा कौन कौन सा टॉपिक कमजोर है, और उससे आप क्या करोगे, उसको बार बार रिवाइज करोगे तो वो टॉपिक और भी मजबूत बनेगा। ध्यान रखो, मॉक टेस्ट आपके लिए एक आईने की तरह काम करता है। जिस बच्चे ने तैयारी कर ली होती है तो मॉक टेस्ट उसके लिए एक आईने की तरह काम करेगा, जो बार बार उसकी हकीकत उसको बताएगा। आपको पता पड़ता रहेगा कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं और किन किन कमियों पे आपको सुधार करना है, ठीक है ना। तो यहां से आप मॉक टेस्ट से कर सकते हो वो काम। फिर आपको साथ ही साथ फिजिकल की भी तैयारी करनी है। अब भाई अगर आपने पहले पढ़ लिया है तो आप थोड़ा थोड़ा ग्राउंड में जाके वर्कआउट करना शुरू कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि आपके पेपर निकलने की संभावना ज्यादा बनेगी। तो भले पूरी तरह फिजिकल की तैयारी शुरू नहीं करें, लेकिन ग्राउंड में जाना शुरू करें और थोड़ा थोड़ा अपने फिजिकल्स को एक्टिवेट करना चालू करें, ताकि बाद में आपको थोड़ा मार्जिन मिल सके। तो ये 4 तैयारियां आपको करनी है पहले से, जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो आपके लिए रिवीजन और मॉक टेस्ट, ये दोनों चीजें बहुत कारगर साबित होंगी। तो इस बात का आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखें, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे और क्या अपन प्लानिंग कर सकते हैं बेटा इसके अंदर।
अब जो फिजिकल है आपका वो तो कोई 100 अंक का है, आप जानते हैं उसमें 800 मीटर दौड़ 40 अंक की है, गोला फेंक 30 अंक का है, लंबी कूद भी कितना है 30 अंक की है। ठीक है, ये जानकारी आप बच्चों को होगी इसके बारे में। अब अपन बात कर लेते बेटा इस चीज के बारे में कि आपके पास में जैसे बच्चों के पास समय कम है और बच्चे इतना एनालिसिस कर भी नहीं पाते हैं कि किस टॉपिक से कितने कितने सवाल पूछाते हैं आमतौर पर, तो उसकी एक लिस्ट हम लेके आए हैं ताकि मैथ्स, रीजनिंग और जीएस में आपको ये पता चल सके कि किन किन सब्जेक्ट पे ज्यादा काम करने की जरूरत है आपको। तो देखिए कहां से सवाल पूछे गए हैं विगत वर्षों में, लास्ट ईयर्स में कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। आपका टॉपिक है टाइम एंड वर्क, वहां 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन है, अनुपात समानुपात, वहां से 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। प्रतिशत है, परसेंटेज टॉपिक है, वहां से भी 2 से 3 सवालों का वेटेज है। जो सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट है वहां से भी 2 से 3 सवालों का वेटेज बनता है बच्चे। एसआई और सीआई दोनों मिला के, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज मिला के वहां से 2 से 3 सवालों का वेटेज बनता है आपका। प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट लॉस से करीब करीब 2 सवाल हर बार पूछे जा रहे हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, दूरी और चाल से यहाँ से 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। एवरेज, औसत वाले टॉपिक से भी 2 से 3 सवालों का बनता है। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन से भी 1 से 2 सवाल पूछे जा रहे हैं बच्चे। इसी तरह अगर अपन देखेंगे नंबर सिस्टम से 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं बच्चे। एलसीएम, एचसीएम, लघुत्तम और महत्तम समापवर्ग से 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं। सर्ट्स एंड डाइसिस से 1 सवाल का वेटेज बनता है बच्चे। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम से 1 से 2 सवाल है। मिक्सचर एलिगेशन से 1 से 2 सवाल है। पाइप्स एंड सिस्टम से 1 सवाल, एपीजीपी से 1 सवाल, डीआई से 1 से 2 सवाल और प्रोबेबिलिटी से 1 से 2 सवाल। ठीक है ना, तो गणित में है। तो अब आपको इसमें यहाँ पर यह देख लेना है कि जहां से एक एक सवाल की संभावना बन रही है उन टॉपिक्स को बाद में करें, पहले कौन से टॉपिक कंप्लीट करें जहां से वेटेज कैसा बन रहा है, ज्यादा बन रहा है। बात समझ में आ रही है? इस तरह से आप लोग तैयारी करें। और देखते हैं गणित में कहां से कितने सवाल बनते हैं आपके। मेंसुरेशन 2D और 3D क्षेत्रमिति से 2 से 3 सवाल बनते हैं और इसमें 2D वाला पार्ट थोड़ा अच्छे से करके जाना बेटा, ठीक है ना, ध्यान रखना। क्षेत्रमिति में 2D वाला पार्ट अच्छे से करके जाना कांस्टेबल के लिए। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में 1 से 2 सवाल, आपको ज्योमेट्री पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्योमेट्री में बहुत बेसिक सवाल पूछे जाते हैं तो पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अलजेब्रा, बीजगणित 1 से 2 सवाल, बड़े ही आसान सवाल पूछे जाते हैं, कोई भारी सवाल नहीं पूछा जाता। त्रिकोणमिति से भी 1 से 2 सवाल, बहुत बेसिक से सवाल पूछे जाएंगे, कोई टफ सवाल नहीं पूछा जाता बेटा, है ना। स्टैटिस्टिक्स है, पॉलिनोमियल है, एज है, मिसलेनियस है, वहां से भी 1 से 2 सवाल का वेटेज बनता ही बनता है और यहाँ 3 से 4 सवाल का। तो कुल मिला के ये गणित का आपके पास में है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले बाद में, तो आपको ये काफी मदद करेगा ये देखने में कि किस सब्जेक्ट पे कितना, टॉपिक पे कितना ध्यान देना है। पता पड़े पाइप्स एंड सिस्टम से 1 सवाल आता है, उसको आप पढ़े ही जा रहे हैं, अरे टाइम एंड वर्क पढ़ लोगे, पाइप्स एंड सिस्टम तो वैसे ही बन जाएगा, उसको उतना रिवाइज करने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीजों का मिला जुला संतुलन बना के रखना पड़ेगा आप लोगों को। अगर मैं बात करूं रीजनिंग के सब्जेक्ट की, तो रीजनिंग में अगर अपन देखें तो रीजनिंग में कहां से कितने सब्जेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, तो यहां देखें अगर अल्फाबेट टॉपिक से है तो 2 से 3 सवाल का वेटेज है। वेन डायग्राम में भी 2 से 3 सवाल का वेटेज बनता है बेटा यहाँ से। स्लॉक्स में भी 2 से 3 सवाल है। मैथमेटिकल ऑपरेशन में भी 2 से 3 सवाल है। कोडिंग डिकोडिंग से देखें आप 3 से 5 सवाल का वेटेज है। तो कोडिंग डिकोडिंग को कैसा करना है, थोड़ा अच्छे से करके जाना है आपको। नंबर सीरीज में 1 से 3 सवाल है आपके पास में। लेटर सीरीज में 1 से 3 सवाल है। क्लासिफिकेशन में 2 से 3 सवाल है। सेटिंग अरेंजमेंट में 1 से 2 सवाल है आपके पास में, ठीक है ना। फिर काउंटिंग फिगर में कितने सवाल है, 2 से 3 सवाल है। कैलेंडर है, क्लॉक है, पेपर कटिंग है, इनसे 1 से 2 सवाल का वेटेज बनता बच्चे आपका। मिरर इमेज से 2 से 3 सवाल बनते हैं। ब्लड रिलेशन से 1 से 2 सवाल बनेंगे। डायरेक्शन, ऑर्डर, रैंकिंग, इन सबसे 1 से 2 सवाल का वेटेज बनता है, इनइक्वालिटी को मिला के। तो यहां से आपको यह मदद मिलेगी कि मुझे रीजनिंग में किन टॉपिक्स पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। मैं इन पे ज्यादा काम ना करके अगर इन पे ज्यादा काम करूंगा तो मेरे नंबर बढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? इनको बाद में करना है, पहले इन पे नहीं लग जाना है काम करने आपको, ठीक है। यहाँ देखें और कौन कौन से बचे हैं। एम्बेडेड फिगर है, ऑड एंड आउट है आपका, सेम फिगर फाइंड है, फिगर ऑफ क्लासिफिकेशन है, एनालॉजी है, डाइस है, मिसलेनियस। तो वहां से ये आपके इतने इतने क्वेश्चंस का वेटेज बनता है। अगर यहाँ देखें तो एनालॉजी से 2 से 3 क्वेश्चंस का वेटेज है बेटा, और मिसलेनियस वाले पार्ट से 3 से 4। तो इन सब पे आपको ध्यान देना। डाइस से एक आध क्वेश्चन आता भी, कई बार नहीं भी आता है। तो ये सब आपको मदद करेगा पूरा चार्ट इस जानने में कि आपके पे कहां से कितने सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। तो अब जीके जीएस के बारे में बात करते हैं। तो अपन मैथ्स और रीजनिंग के बारे में बात कर चुके हैं, कहां से कितने टॉपिक में कहां से सवाल पूछे जाएंगे, कहां से नहीं पूछे जाएंगे। अब अपन बात कर लेते हैं जीके जीएस के बारे में। तो यहाँ देखें एमपी जीके की बात करूं, अगर मध्य प्रदेश जीके की बात करूं तो 3 से 5 सवाल का वेटेज बनेगा, और इंपॉर्टेंट भी है कांस्टेबल में ये वाला पार्ट। फिजिक्स में 2 से 3 सवाल आने वाले हैं। केमिस्ट्री में 3 से 4 सवाल आएंगे। बायोलॉजी में 5 से 6, तो बायोलॉजी का वेटेज अच्छा है तो इसको अच्छे से तैयार करेंगे अपन। स्टैटिक जीके में 3 से 4 सवाल है। इकोनॉमिक्स में 3 से 4 सवाल पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी में 2 से 3 सवाल पूछे जाएंगे। करंट अफेयर में देखें 3 से 5, तो आपके पास में ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स देखें ज्यादा वेटेज पे है बेटा यहाँ पर।
पॉलिटी में कितने 2 से 3 सवाल हैं आपके पास में, हिस्ट्री में 2 से 3 सवाल है। अब हिस्ट्री है ही टोटल 3 पार्ट में, समझ में आ रहा है नहीं पा, एंशिएंट मॉडर्न मिडाइवल 3 पार्ट में है बेटा, उसमें आने 2-3 सवाल है आपके, तो उस हिसाब से वेटेज सेट करना है अपन को। इन्वायरमेंट में 2 से 3 सवाल है, मिसलेनियस में 4 से 5 सवाल है। तो ये आपका किसका वेटेज बैठेगा बेटा, जीके और जीएस का वेटेज बैठेगा। तो ये सारी चीजें आपको मदद करेंगी बेटा ये जानने में कि कहां पे आपको ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आपके लिए वीडियो कारगर साबित होगा। इससे आपको ये मदद मिलेगी कि अब मुझे जो तैयारी करनी है वो किस हिसाब से करनी है, कैसे कैसे मैं सब चीज की तैयारी करूं। उम्मीद है आपको यह सारी चीजें जानकारी समझ में आई होंगी और आपके काम की रही होंगी। तो आप लोग अगर जाएं तो आपके लिए सारथी बैच पहले ही आ चुका है, जिसकी डिटेल हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं, और समय समय पे हम आपको कांस्टेबल संबंधित जानकारी देते रहेंगे। यूट्यूब पर ये प्रैक्टिस क्लासेस आ चुकी है बेटा आपकी, ठीक है ना, यूट्यूब पे ये प्रैक्टिस क्लासेस लग रही है आपकी, आज से लगना चालू हो गई है आपकी क्लासेस, जिसका समय 5:15 से 7:30 बजे तक है डेली बेसिस पे। ठीक है, तो ये क्लासेस लगना आपकी प्रारंभ हो गई है। तो इन यूट्यूब से प्रैक्टिस क्लासेस से जुड़े आप सीएमसी इंदौर के यूट्यूब चैनल से, और वहां पे अपनी प्रैक्टिस को और मजबूत करें आप लोग जाके। ठीक है, और ये बाकी बैचेस की डिटेल्स है जिनके बारे में अपन पहले ही बातचीत कर चुके हैं। तो ये जानकारी आपके काम की रही होगी उम्मीद करते हैं, और आने वाले समय में और भी हम जानकारी देते रहेंगे समय समय पे आपको। शेयर करें इसको ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा पाए। और भी हम बैकएंड पे प्लानिंग कर रहे हैं आप लोगों के लिए कुछ कंटेंट पहुंचाने के लिए, उसका अपडेट हम जल्दी आपको देंगे। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करें और खुश रहें। धन्यवाद।